जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानी के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगते, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहां आया था, उन्होंने यहां से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए और वो ले गए थे यहां से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौन क्या करेगी। आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं डान के अंदर जो आर्टिकल आया है, उसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है, उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते। कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी लेकिन आपने वो भी बंद कर दी है। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद है क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ और अभी तक आप वो गश पढ़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे, दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन आप जिहाद। मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे। अब वो हश पड़ रहे हैं आपको कि यार मार वो इतने मिलियन, यार फलान इतने मिलियन बना लिया, फलान इतने मिलियन बना लिया, अब हम क्या करें। तो वो जो ख्वाब आपके डॉलरों के खुदा रहा उसको चेंज करें। अब आप कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएं, कुछ सोचें हमने क्या खाना है, क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया है कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो तो आप क्या है, आप क्या है। आप मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं है। और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। और आपकी किस्मतों के फैसले देखें, हर सियासी पार्टी की मीटिंग जब होती है वो दुबई में होती है।
जब भी मीटिंग हमारा लंदन में मीटिंग होती, पूरी कैबिनेट चली जाती लंदन, पूरी कैबिनेट उठ के पैलेस दुबई चली जाती। बात कोई समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, कहते हैं जी जुडिशरी पैड़ी है, कभी कहते हैं फौज पैड़ी। वो सारे पाकिस्तानी है यार, पता नहीं क्यों नहीं अपने मुल्क से प्यार क्यों नहीं करते ये सारे। जहां जहां बैठे हैं, चाहे फौज में हैं चाहे जुडिशरी में हैं, वो हैं तो पाकिस्तानी ना, नाम तो मुसलमानों वाले हैं, नाम इनके क्या है, नाम भी मुसलमानों वाले हैं। पता नहीं क्यों इनको ये लंदन के दौरे पड़ते हैं, इनको ब्रिटिश खाब देखते हैं। और एक तो मैं मेहनत करना चाहना थोड़ी सीएसएस अफसरां बाहर में भेजा करो पढ़ने वास्ते, इन्होंने ऑनलाइन डिग्रियां करा लो यार, खुदा ना आ जाए। ये रिश्वत के रेट इनके फिर डॉलर और पाउंडों में होते हैं जब वापस जाते हैं यहां से, क्योंकि बच्चे तो यही छोड़ जाते हैं, वो उनको गश पड़ते हैं वो जो आपके सारे सीएसएस अफसर। इनको ऑनलाइन डिग्रियां, इनको एक तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके जो पहले पढ़ के गए उन्होंने क्या कर लिया। इनको डिग्रियां 19 ग्रेड में जाके तो आप भेज देते हैं, कहते जाओ जी लंदन अमेरिका फेट रहा साल डेढ़ प्रॉपर्टी तलाश कराया जाके, मकान का निशानी लाया जाके। खुदा ना जाए कोई अकल हथ मारो है। मैं बल्कि अगला टॉपिक में यही करना चाह रहा था कि हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट जो आई है लंदन आई है, इधर फिर रही है, वो क्या है, उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो भी एक शाकी है। वो एक अलग बात है कि आपको पता भी है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप फैमिली समेत सारे अपने, मेरा मकसद, दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अखलाकी जवाब पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आपके पास, आपके केयर टेकर सेटअप के पास अखलाकी जवाब है फौरन दौरे करने? कोई अखलाकी जवाब है? सोल ऑब्जेक्टिव इनको दिया गया है इलेक्शन कराना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आके बताना था कि इलेक्शन किस तरह कराना है। यहां से पेपर खरीदने आए थे, बैलेट पेपर, क्या करने आए थे यहां हर अखबार ने लिखा है कि इनका दौरा नाकाम है। भाई कामयाब किस तरह हो? केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ मैंडेट एक इलेक्शन है, सिर्फ ही इज नॉट इलेक्टेड, ही वाज सिलेक्टेड। किसी घड़े में से इसका नाम निकला बंदे का, और वो बंदा फैमिली समेत आ गया न्यूयॉर्क, फैमिली समेत। मैंने जो एक आर्टिकल पढ़ा, आप हैरान हो जाएंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने की ट्राई की गई है, वो भी नहीं मिले। तैयब अर्दगान से मिलने की कोशिश की है न्यूयॉर्क में, वो भी उसने भी जवाब दे दिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, इनको जब इनको ब्रीफिंग दी जा रही थी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इन्हें बताया गया था कि कहां पॉसिबिलिटी आप जा सकते हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका शौक था कि 4 से 6 सितंबर के लिए अफ्रीका भी जाए, क्योंकि वहां पे अफ्रीका क्लाइमेट समिट है, उसको भी अटेंड करना चाहते थे। केयर टेकर इलेक्शन का क्लाइमेट के साथ क्या ताल्लुक है? इलेक्शन वाले प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर का यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मीटिंग का क्या मतलब है, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव इलेक्शन है, पीसफुल इलेक्शन। फिर उसके बाद देखें उसको अगला मैं उसको, उससे ज्यादा मजीद शर्मिंदगी क्या है वो चीमा साहब, मजीद शर्मिंदगी यह है कि मौसूफ यहां से लंदन गए हैं फैमिली के साथ घूमने, वहां से पेरिस गए हैं, बच्चों को एफिल टावर के ऊपर फिरते रहे हैं, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, सरकारी खर्चे। और अब उसके बाद ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया में निजी दौरे पे चले गए। मेरा नहीं ख्याल साउथ एशिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे लैविशली घूम रहा होगा डॉक्टर साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है ऐसे, मेरा ख्याल है। पूछने वाला जो कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं, सिस्टम ही कोई नहीं है, कोई सवाल कर सके। और मौसूफ के ऊपर केसेस हैं नैब के, सवाल किया गया न्यूयॉर्क के अंदर इनके ऊपर, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, माइंड किया उन्होंने बड़े बुरे तरीके से। इसे सवाल किया, भाई सर आप तो खुद नैबजदा है। उन्होंने कहा फिर मुझसे ज्यादा तुम्हें आपको खुद पता होगा सारा कुछ। लेकिन चीमा साहब क्या डायरेक्शन क्या है, मॉरल्स क्या है, किरदार क्या है? खत्म हो गया। फेडरल सेक्रेटरी कह रहा है 90% पाकिस्तानी बाहर जो पकड़े जाते हैं वो मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ बात ही खत्म हो गई डॉक्टर साहब, ये तो सेक्रेटरी भी तो मांगते ही फिर रहे हैं ना। सेक्रेटरी कहता मैं, सेक्रेटरी क्या करते फिर रहे हैं जब मुल्क ही कोई नहीं है किसी, ये आप खैर कंट्री तो रहे ही नहीं ना। आप पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन से यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ कंट्री एनीमोर। आपकी सॉवरेंटी नहीं है, आपके बॉर्डर्स नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कोई नहीं है। बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। स्टेट क्या है? ये स्टेट में सब कुछ होता है। फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल आपकी फेडरेशन होती है। क्या फेडरेशन है? 4 सूबे हैं, 4 उसको चला रहे हैं। 4 सूबे हैं, 4 वारलॉर्ड उनको चला रहे हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट की रेट ही कोई नहीं। फेडरल गवर्नमेंट की रेट अडयाला जेल पे नहीं। पिछली दफा मैंने देखा अडयाला जेल पे गल नहीं सुनता, कहते अकाउंट पर करो। तो ये किस मुल्क की बातें करते हैं? चले चीमा साहब, फिर पता नहीं है आपने आसम मुनीर साहब क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे? तो क्या बात है कि उनको उन्हें इसका एक्शन लेना चाहिए इन चीज को। भैया फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, तुम अपने पर्सनल खर्चे करके जाओ, जाना जाए एफिल टावर के पास ही घर ले लो बेशक अपने खर्चे से। एफएम जो है वो फॉरेन मिनिस्टर तार साहब, वो पहले यूके थे, फिर सऊदी अरब थे, फिर यूके थे, फिर अमेरिका है, बंदा मिला कोई नहीं तार साहब। और ये भी मेरे ख्याल फेस सेविंग का कहा जा रहा है। ये जो प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचे हैं तो कहा एक लफ्ज बार बार टीवी पे चल रहा है, निजी दौरा, ताकि कोई बाद में ये ना कहे, क्योंकि अब बातें होना शुरू हो गई है मीडिया पे, मुलाकातें हुई नहीं किसी के साथ। अमेरिका में साथ बरतानिया में ऋषि सोनक से मुलाकात नहीं हुई।
फॉरेन सेक्रेटरी से सिर्फ मुलाकात हुई है। यूके उन्होंने सऊदीया में कहना शुरू कर दिया है निजी दौरा, यानी कि पर्सनल दौरे पे आए हैं, उम्रा करने आए हैं। जाहिर बात है वीवीआईपी वो करना चाहते होंगे, खाना काबा के अंदर जाने की सादत हासिल करना चाहते होंगे। और अमेरिका में तो वैसे ही जवाब हो गया, वहां तो डायरेक्ट शोले नंबर 3 है स्टेट डिपार्टमेंट के, जिनसे हमारे मुलाकात हुई है। उसने भी तरस करके मुलाकात कर ली होगी, लेकिन मुझे ये बताया ना उससे क्या बात की होगी उन्होंने कि यार सानू स्याही दे दे उत्थे इलेक्शन गुठियां ते लाने वास्ते इलेक्शन, क्या बात की? मेरा तो ये क्वेश्चन है कि आप फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मिलकर क्या बात करते हैं कि हम ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮੋਰੇ ਪਏ $5 उधार देना, ये सर इकोनॉमी बिजनेस SIFC है आजकल, तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। किस पे बात करनी? ना कुछ आप देने के लिए आपके पास है, लेने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास। आप मुझे ये बताएं, आपकी रशिया से वो गैस आई है, पैसे चाइना ने दिए हैं, वो डॉलर में ले नहीं ना सकते तार साहब, डॉलर आपके पास है क्या? करेंसी इस्तेमाल की है जी। नहीं पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੈਗ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਕੱਛੇ ਚ ਬੈਠੇ ਬਣਾਣ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ हार लगा वो कह रहे डॉलर नीचे आ रहा है, बेहतर हो रहा है मुल्क। और डॉलर चीमा साहब डंडे मार के डॉलर थल्ले लाया होगा 2 महीने वास्ते, फिर उत्ते आ जाएगा। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ ना, ये सारा कुछ गिरा के नए सिरे से बनाने वाला है खुदा ताला। मैं कहता हूँ तौफीक दे ये सैयद आसम मुनीर साहब को, एक तो सैयद है दूसरे हाफिज कुरान है। इसके बाद अब अगर ये नहीं है तो फिर गेम उसके बाद फिर क्या हो? जो जिस बंदे ने जो 2 दफा उसने कुरान पाक हिफ्ज किया और जब वो बात करते हैं कुरान के हवाले देते हैं, अगर ये बंदा भी ना कर सका तो फिर मेरे ख्याल में फिर अब उसके बाद फिर जो कहते हैं ना कि 90 बार सारे बैगर हैं। मैं तो देखता हूं उन बैगर्स को सबको, लेकिन ये कि जब आपके 1948 में पहला डेलीगेशन अमेरिका आके वो खैरात मांगता रहा है तो फिर अब ये कोई नई बात थोड़ी है। चीमा साहब ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा मेरे ख्याल में जो 76 साल से खैरात पे चल, 76 साल से। लोन तो पहुंचते नहीं ना पाकिस्तान, लोन कहां पहुंचते? IMF तो लेते हैं, सिर्फ बैंक ट्रांसफर होते हैं लंदन में, और उसके बाद ये कि खैरात पे चल रहा है मुसलसल। और वाहिद मुल्क होगा मेरे ख्याल में, ये भी टाइटल है आपका। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में है जो बार बार आप बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत दुनिया उस पर आपको कुछ छिलके फेंक देती है, वो एटॉमिक आप कह देते हैं हमारे पास एटॉमिक बम है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कुछ ऐसे लोग छिलके छुलके फेंक देते हैं, आप उनको अब इकट्ठे कर रहे हैं आप, वरना वो ना होता तो आप वैसे भी आप क्योंकि अब एटॉमिक भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे आपके पास है, अब तो कई मुल्कों के पास है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के पास होगा जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। ये भी इतना बड़ा पटाखा जो आप, वो भी चाइना आपको दे गया इंडिया की दुश्मनी में, वरना वो भी नहीं होना था, वो भी नहीं होना था। जो आपने हालत की है डॉक्टर कदीर की, आपको सोच सकते हैं कि वो बंदा कोई और साइंटिस्ट कभी फ्यूचर में आएगा, या वो मेरा जिस तरह उसके बाद आपको दुनिया ने बदनाम किया है कि आपने नॉर्थ कोरिया ईरान को टेक्नोलॉजी बेची। यहां अमेरिका के अंदर टाइटल लगा था कि वॉलमार्ट ऑफ एटॉमिक टेक्नोलॉजी इज पाकिस्तान। फिर आप कहते हैं कि जी हम ये है तो हम वो है, पता नहीं फिर मेरा मकसद कहां से क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? ना नीचे वालों के हालात है, ना ऊपर वालों के हालात है, ना कुछ सोचता है। ये मैं हमेशा एक चीज के फेवर में रहा हूं चीमा साहब के, केयर टेकर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन ये टेक्नोक्रेट तो होते हैं ना, अगर जिनको बनाया था, ये तो बी कैटेगरी के लोग पता नहीं कहां से ये ले आए। मैंने आपको बताया था, ये तो किसी घड़े से इनके नाम निकालते रहे, इनके तो पड़ोसियों को नहीं पता ये कौन है। साहब वैसे मेजॉरिटी कैबिनेट में टेक्नोक्रेट है, आईटी का देख लें, किसी ने नाम ही नहीं इनके सुने थे सिवाय 1-2 लोगों के। बाकी को आधे के ऊपर तो नैब के केसेस हैं, आधे तो करप्शन के केसेस हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, ओपन क्वेश्चन है, क्लैरिफाई नहीं किया किसी के इन्होंने नाम। और दूसरे कुछ लोग हैं, नजर आता है वो नून लीग के सिंपैथाइजर हैं, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो पहले शहबाज शरीफ के थे, अब फवाद हुसैन है। वो भी लग रहा है कि नून लीग वाले दे आर मोर स्ट्रॉन्गर इन दिस पोजीशन, और सारे सेटअप में यही इशारे मिलते हैं। वरना दूसरे लोगों को तो बी कैटेगरी है उनकी, वो A क्लास का टेक्नोक्रेट नहीं है। और उनको टास्क नहीं दिया गया कि इकोनॉमी को फिक्स करना है, क्योंकि इस वक्त नंबर 1 प्रॉब्लम आपका तो इकोनॉमी है। और दूसरी अफसोस वाली बात है, इलेक्शन जो किया जाता है, किसी पार्टी के मुंह से लफ्ज इकोनॉमी निकला है अभी तक? कोई रोड मैप ऑफ इकोनॉमी निकला है? एहतसाब का निकल रहा है कि जी बाजवा भी फड़ना है, असि फैज भी फड़ना है, 4 जज भी फड़ने ने, असि इंज भी करा। किसी ने कहा है कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, हम IMF के किस तरह निकलेंगे कर्जों से? किसी ने कोई बात की है? तालीम की किसी ने बात की है? कहा है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, इनको यहां रख के हम फलां चीज करेंगे, बनाएंगे? कोई किसी ने आज तक बात नहीं की। क्यों नहीं की? वजह क्या है? इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे ख्याल में मिलिट्री चीफ को कहते हैं आप अपना आसम मुनीर को, वो फिर मैं कहता हूं बेहतर है, वो लीडर अच्छा लीडर है, पूछे क्यों? उन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात की है। वो फिर बात करते हैं कि यहाँ पे वो माइनिंग के साथ हम चीजें करेंगे, वो फिर वो इकोनॉमी की कर रहे हैं। ये जो आपके दूसरे ये लौंडे लपाड़े और ये सारे जो आप कहते हैं सो कॉल्ड सियासतदान, मैं तो इनको समझती नहीं सियासतदान, इनके मुंह से लफ्ज इकोनॉमी निकलते ही नहीं है कि हम इकोनॉमी किस तरह ठीक करें। आज उसने आपके राणा सनाउल्लाह ने कहा है जी हम अब यू टर्न लिया उन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब घबरा के जब लंदन गए हैं, अब यू टर्न ले रहे हैं। राणा साहब ने कहा नहीं जी हम आप एहतसाब छोड़ के इकोनॉमी के पीछे जाएंगे। कैसे जाओगे भाई इकोनॉमी के पीछे? क्या करोगे?
ये नहीं बताया किसी। यूटर्न ले लिया वैसे उन्होंने, कहा इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि उससे कई रेड लाइटें ऑन हो गई थी। लेकिन ये कि अब देखें, आज सुना है जो कि 4 शराइत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास गई हैं, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड लंदन नहीं गया। यहाँ भी ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि मियाँ साहब जो है अपना प्लांट लेकर आने का, ये भी सोचा जा रहा है। और दूसरा, मुर्शिद साहब आ गए ना अडियाला जेल, चुन को नवे सिरे पर एडजस्टमेंट करेंगे, उसके कई प्रोज एंड कॉन्स हैं कि अडियाला जेल में उनका दिल लगता है नहीं लगता है, क्या होता है। लेकिन कोई अच्छी खबर चीमा साहब आई विश के होती बताने की करने की, हाँ ये है, जिस तरह मैंने आपको कल भी कहा था, खाबर मानिका साहब कई चीजें बोल रहे हैं और सुना है कि वो अगेंस्ट जाएंगे कई चीजों के, लेकिन पाकिस्तान आई विश के मूव्स टुवर्ड्स इकोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ी एक जो बात मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, हमेशा मैं कहता रहा हूँ आपको ट्रेड करना होगा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भारत की इकनॉमी जो है मतलब कि नॉन कंट्रोलेबल है, ये बात अमेरिका को पता है और इसी वजह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की जो वॉर चल रही है ना, वो लगाया जा रहा है। मतलब कि अभी की मतलब कि ताज़ा खबर है कि भाई अमेरिका ने 100% मतलब कि टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। मतलब कि भाई 100%, भाई मतलब कि भाई समझ नहीं आता भाई कि भाई अमेरिका करना क्या चाहता है। एक तरफ तो कहता है, एक तरफ तो पीएम मोदी की तारीफ करने लग जाता है डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ 100% टैरिफ लगा दिया। भाई ये नीति समझ से परे है, ठीक है भाई। कल्पना कीजिए कि कुछ दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, विदेश पूंजी, तेल की कीमतों और वेस्टर्न मार्केट्स पर कहीं ज़्यादा निर्भर माना जा रहा था, ठीक है। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उसका विशाल डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसकी विदेश नीति भी, यानी भारत की विदेश नीति भी कई देशों के साथ अलग अलग इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाए रखने पर केंद्रित है। यही कारण है कि भारत पर दबाव डालना, भारत की आर्थिक दिशा को पूरी तरह बदल देना, दो अलग अलग बातें हैं। भारत बड़ी ताकत है। भारत का डोमेस्टिक मार्केट है, बहुत बड़ा है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ केवल एक्सपोर्ट नहीं है। भारत के अंदर ही करोड़ों कंज्यूमर्स का विशाल मार्केट मौजूद है। जब किसी देश की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक कंपोजिशन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट्स और सर्विसेज से आता है, तो बाहरी इकोनॉमिक प्रेशर का असर पूरी इकोनॉमी को इच्छा के मुताबिक मोड़ना कठिन बना देता है। यानी अगर किसी एक विदेशी मार्केट में डिमांड कम हो जाए तो भारत के पास अपने डोमेस्टिक मार्केट की ताकत रहती है। भारत किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका, यूरोप, रूस, मिडिल ईस्ट, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ अलग अलग आर्थिक संबंध रखता है। इसका मतलब है कि भारत के पास केवल एक इकोनॉमिक पार्टनर नहीं है। इसी अप्रोच को अक्सर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। भारत कई मामलों में अपनी ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग देशों के साथ कोऑपरेशन करता है और यही इसकी बार्गेनिंग पावर भी मानी जाती है, ठीक है। भारत की एक और बड़ी कहानी यह है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, आधार और डिजिटल पेमेंट जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत के इकोनॉमिक इकोसिस्टम को काफ़ी बदल दिया है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इससे फॉर्मलाइजेशन बढ़ा है और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा डिजिटल इकोसिस्टम में आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बड़ा बदलाव, ठीक है। भारत लंबे समय तक सर्विसेज इकोनॉमी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस प्रोडक्शन और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, पीएलआई जैसी पॉलिसीज़ का उद्देश्य भी यही रहा है कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सफल होता है तो उसकी इकोनॉमी बार्गेनिंग पावर और बढ़ सकती है। भारत का आकार ही उसकी ताकत है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत की पॉपुलेशन, मार्केट साइज़ और इकोनॉमिक स्केल इतने बड़े हैं कि ग्लोबल कंपनीज भारत को इग्नोर नहीं कर सकती। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भारत सिर्फ एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं है, भारत स्वयं एक विशाल कंज्यूमर मार्केट है। इसलिए ग्लोबल कंपनीज भी भारत के साथ बिजनेस रिलेशंस बनाए रखना चाहती है। यही इकोनॉमिक लिवरेज पैदा होती है, ठीक है, इसी में ही होती है, ठीक है।
अमेरिका भी भारत को केवल एक और डेवलपिंग कंट्री की तरह नहीं देख सकता। यहाँ अमेरिका डर गया जैसी भाषा इस्तेमाल करना के बजाय भाई जियोपॉलिटिक्स समझना ज़रूरी है। मतलब कि वैसे अमेरिका इस तरीके से भी नहीं है, इतना भी कमज़ोर नहीं है कि भाई अमेरिका को हल्के में लिया जाए। लेकिन भाई भारत की जो बढ़ता हुआ कद है उसको देखते हुए भाई अमेरिका थोड़ा बहुत तो डरता ही है, ठीक है। अमेरिका के लिए भारत एक साथ कई चीज़ें हैं, ठीक है। अमेरिका के लिए भारत एक साथ कई चीज़ें हैं, ठीक है। विशाल कंज्यूमर मार्केट, तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी पार्टनर, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण शक्ति, चाइना के मुकाबले एक महत्वपूर्ण बैलेंसिंग पावर, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का संभावित अल्टरनेटिव। इसलिए अमेरिका और भारत के रिश्ते केवल दोस्ती या दुश्मनी के आधार पर ही नहीं, दोनों देशों के अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। लेकिन क्या अमेरिका भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल प्रभावित कर सकता है या नहीं? ये कहना गलत होगा। भारत क्या बोलते हैं, अमेरिका के पास अभी भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। डॉलर सिस्टम, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल मार्केट्स और अमेरिकी कंज्यूमर मार्केट के कारण। अगर अमेरिका टैरिफ्स बढ़ाता है, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस लगाता है या किसी सेक्टर पर इकोनॉमिक प्रेशर डालता है तो भारत पर असर पड़ सकता है। लेकिन अंतर यह है कि असर डालना या पूरी तरह इकोनॉमी को नियंत्रित करना, ठीक है। भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी और डाइवर्सिफाइड हो रही है कि किसी एक बाहरी डिसीजन से उसकी पूरी इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को बदल देना आसान नहीं है। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।